हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सेस IIT एंड नीट। सो आज हम लोग एक्चुअली यार नीट 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, हमने जस्ट लास्ट वीडियोस में जेई के जो भी दोनों शिफ्ट में एडवांस का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 पेपर 2 डिस्कस किया था। आज हम लोग नीट का 2023 का एग्ज़ाम जो कि 7 मई को हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। आप देखिए यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यार, इसमें सिंपल बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक असर्शन गिवन है आपको, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप सबको पता है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है द मिनिमम एनर्जी amount of energy absorbed by reactant molecules so that the energy becomes equal to threshold value is called activation energy। ये बिल्कुल सही लिखा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एक्स्ट्रा एनर्जी जिससे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू क्या करे, इक्वल कर दे, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा असर्शन बिल्कुल गलत है और रीजन बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे अगर तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये करेक्ट है यार इसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक से, सिंपल सा क्वेश्चन सभी ठीक ठाक थे, इजी थे, बहुत कोई टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने ये दी हुई है। ठीक है, देखो यार, एक कीटोन है, आप सबको दिख रहा है। कीटोन में हम HCN का रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है यार, हम जब कीटोन को ट्रीट कराते हैं HCN के साथ या एल्डिहाइड को, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देते हैं, सिंपल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये साइनाइड माइनस, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे कार्बन पे, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इस माइनस O माइनस जो बनता है इसके पास कौन चला जाएगा, H प्लस। तो अल्टीमेट जिसका आंसर यार सिंपल दिख रहा है, एक तो यहाँ पे लगने वाला है CN साइनाइड और एक लग गया OH। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इन्हें, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। तो अभी हमारा B जो बना है ये बना, राइट, जिन्होंने दिया हुआ ऑलरेडी उन्होंने B बना के दे दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि हम B को ट्रीट करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो C क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यार, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आप ले रहे हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लेना, क्या करना है बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सिंपल क्या करेगा, OH लगा आपको तुरंत दिख जाएगा, OH और S निकाल के वाटर निकाल देगा। एज वेल एज हाइड्रो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें क्या है, वाटर भी है। तो वाटर इस H प्लस वाटर आप मान सकते हैं ना, यहाँ पे H प्लस वाटर है। तो ये CN को क्या करता है, साइनाइड को अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो ऑलरेडी ये कर देगा, इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये OH और ये देखो यार, इस OH को निकाल रहा हूँ मैं, इस बीटा H को निकाल के यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बोलो, COOH में हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो ये बन गया हमारा COOH और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। डिहाइड्रेशन भी हुआ यहाँ पर, OH और H, अल्फा का OH बीटा से H, अब उधर वाला भी निकाल सकते हो, सेम चीज़ है। एंड जो साइनाइड है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो वो बन जाएगा COOH। किसी भी साइनाइड का पार्शियल कराते हैं तो CONH2 एमाइड बनता है, और कंप्लीट अगर हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो हमें एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल देखो COOH और ये, तो आप इससे ऑप्शन मैच कर लीजिए। ये यहाँ पर COOH है ये, तो इसका थर्ड ऑप्शन यार करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सिंपल से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गिवन कंपाउंड हाँ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक, बेंजाइलिक। बहुत सिंपल सी बात यार, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आप सबको पता है sp2 कार्बन जो होते हैं उनको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, उसके बाजू वाले sp2 कार्बन के जस्ट बगल में कोई sp3 कार्बन से अटैच्ड अगर हैलोजन है, ये sp3 कार्बन, इसी कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ हैलोजन है, इसलिए बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ अगर लगा होता तो विनाइलिक हो जाता। ठीक है, sp2 कार्बन के बाजू वाले में sp3 कार्बन से अटैच्ड हैलोजन है तो एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड सिंपल सा इसका सेकेंड पार्ट इसका आंसर है, कोई डाउट नहीं रखना इसमें। एराइल है नहीं, एराइल क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग से अटैच डायरेक्टली हैलोजन, उन्हें बोलते हैं एराइल हैलाइड। और बेंजाइलिक क्या होता है, जो हमारा ये ऐसा कार्बन, ये कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, इससे अगर X लगा होता है उसको बोलता मैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये एलाइलिक हैलाइड है, कोई डाउट नहीं रखना इसमें आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज
देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से बोल रहा है हमें, इंटरमॉलिक्यूलर यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है ना। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, इसमें देखना है कौन कौन से हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो बिटवीन मॉलिक्यूल से लगते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बिल्कुल लगता है, जैसे HCl HCl के बीच में आप देखिए डाइपोल वहां पे HCl पे है, वहां पे डाइपोल 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 लगता है, ठीक है ना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वो भी एक इंटर मॉलिक्यूलर ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग गाइस, दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारा इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, ये बिटवीन द एटम्स लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिंपल सा कोई भी ले लो, वाटर ले लो आप, तो ये क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स बनते हैं, ठीक है ना। बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं बनता कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों है। अब देखें ई वाला जो डिस्पर्जन फोर्स, हाँ LDP बोलते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, वो भी होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सिंपल से यहाँ पे यार कोवेलेंट डी पार्ट केवल नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ऑप्शन चेक करते हैं ABCD, नहीं डी है तो डी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डी कहाँ पर नहीं है, ABCE, बी पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट डी दिख जाना है। डी क्या बोलता है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स होता है, नॉट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई ये डी नहीं है। तो ABCE बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात, बॉन्डिंग का बहुत बेसिक सा पॉइंट। नेक्स्ट अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं आप। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट, आप यहाँ पे देखिए यार नीट में जो ये पेपर आया हुआ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नॉट नॉट करके बहुत सारा पूछा गया है, यानी क्या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत टाइम मतलब आराम से पढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी में आप ये करोगे तो बिल्कुल आपके आंसर्स गलत होने वाले हैं, आप परेशान होगे, टाइम बहुत आपको किल होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइंस, विल नॉट गिव, कौन सा रिएक्शन में प्राइमरी एमाइंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है CH3CN LiAlH4 हाइड्रोलिसिस, आपको सबको पता है यार, ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। CH3CN को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाजू में, CH3CN इसको रिड्यूस करता है, सिंपल सा बोलो क्या, CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2, इससे प्राइमरी एमाइन मिलेगा, ठीक है। ये क्या करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो HHHH देकर CH2 NH2 कर देता है, ये प्राइमरी एमाइन है। तो यहाँ से तो हमें प्राइमरी एमाइन मिलेगा, ये वो नॉट बोला है कोई बात नहीं, यहाँ से प्राइमरी मिलेगा। नेक्स्ट CH3NC, बहुत आसान सा, CH3NC आइसोसाइनाइड, देखो यार CH3NC क्या होता है, ये हमारा CH3NC आइसोसाइनाइड, ये क्या करता है, अगर मैं इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर ऐड कर रहे हैं आफ्टर फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या करता है, हमें सेकेंडरी एमाइन देता है, ठीक है। सेम वहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे 2 H लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली देखो यार 3 मतलब हो जाएगा टोटल, तो CH3NH और ये CH3, तो ये सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है। इससे हमें सेकेंडरी एमाइन मिलेगा, प्राइमरी एमाइन नहीं है। एमाइन की डिग्री आप जानते हो नाइट्रोजन की डिग्री से होता है। अगर नाइट्रोजन या देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो N की डिग्री बोलो क्या हुई, 2 डिग्री, तो ये सेकेंडरी एमाइन है, ना कि प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे हमें प्राइमरी एमाइन नहीं मिलेगा। बाकी इसमें बता दूं आपको मैं, CH3CONS2 LiLH4 इसको भी क्या करता है, CH2NH2, ये भी प्राइमरी एमाइन देगा, CH3CH2NH2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो CH3, ये CH2 और ये NH2, ये सिंपल सा हमारा प्राइमरी एमाइन मिल रहा है। अगेन फिर क्या है, CH3CONS2 का रिएक्शन हम कराने वाले हैं ब्रोमीन एंड दिस KOH बेस। तो आपको पता है ये हैलाफॉर्म रिएक्शन है, बहुत बेसिक सी, इससे CO निकल लेता है CH3NH2, इसका जो आंसर आएगा प्राइमरी एमाइन ये भी है CH3NH2, ठीक है, मिथाइल एमीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें प्राइमरी एमाइन नहीं मिला है वो है सेकेंड ऑप्शन। तो आप आई थिंक क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन, तो यार इसका आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन मिलेगा, ना कि प्राइमरी एमाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन, राइट। यहाँ पे सर्सन रीजन फिर से है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज, बिल्कुल सही बात लिखी है। सोडियम जब अमोनिया में लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो डीप ब्लू कलर देता है, और जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली बहुत रेयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर से आए, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बिल्कुल लाइन टू लाइन, खासकर इनऑर्गेनिक जो भी क्वेश्चन यार, ठीक है, लाइन टू लाइन है। मैंने वो आपको इसीलिए यहाँ पे
दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली पूछी गई यहाँ पर। देखो ये कोई भी मेटल जो हमारा फर्स्ट फैमिली है, ठीक है, उसके मेटल जब ये ट्रीट करते हैं हम लोग, एल्कली मेटल जिनको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। और आगे फिर लिखा है कि ये क्या होते हैं बोलो, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। बट आगे यहाँ पे लिखा द ब्लू कलर सोल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डीप ब्लू कलर आ रहा है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है, वैसे आप देख सकते हो, सिंपल सोडियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया से NH3, तो यहाँ पे ये X+Y NH3 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बनता है NaNH3 का होल X, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है, ऑब्वियसली सोडियम प्लस में ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो देखो इलेक्ट्रॉन जो आता है वो अमोनिया का वाइट टाइम के साथ ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसे बोल रहे हैं क्या, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण इसका डीप ब्लू कलर आ रहा है, एंड ये बिल्कुल डिसॉल्व होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं आर में, आर क्या लिखा हुआ है, द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, गलत, डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ना कि फॉर्मेशन ऑफ एमाइड के कारण। तो आर इसका गलत है, तो ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये आपका सेकेंड आंसर, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट एल्कली मेटल जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहा है इसको थोड़ा देखते हैं। ये बोल रहा है फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू Ka² B व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड, ओके राइट। ये रेट बोला चेंज किया, देखो यार आप रेट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हो, क्या आएगा बोलो, रेट इक्वल टू K, A का बोलो क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर और B टाइम्स है, ठीक है। अब मैं इसको अगर A का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दूँ, तो देखो यहाँ पे नया जो इसका मान लेते हैं, R' मान लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा K, ठीक है। A का 3A हो गया भाई ये, ठीक है, 3 टाइम्स कर दिया ना स्क्वायर, इंटू B को हमें कांस्टेंट रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है काइनेटिक का। तो 3 3 ये कितना 9 आ जाएगा, तो 9K A² वैसे ही रहेगा, B हो गया। और ये बताओ हमारा इनिशियल क्या है, वो R है, ठीक है। तो जो भी रेट था उस रेट का R' जो 9 टाइम्स हो गया है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका 9 टाइम्स कहाँ है, 9 इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 6, 9 ये, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर हमें यहाँ पे लेना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। चलिए यहाँ पे सिंपल देखो क्या दिया है, ये एक्चुअली बोरॉन फैमिली के कुछ हैलाइड्स आपके सामने हैं, इंडियम का है, एल्युमिनियम का है और थैलियम का है। तो यार देखो बोरॉन फैमिली की कुछ खास बातें हैं यहाँ पे, पूरे जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं इस वाले केमिस्ट्री में, तो बोरॉन फैमिली का जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है उस पर ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। हमें पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे हमारी बोरॉन फैमिली लिख लेते हैं, ये इंडियम एंड दिस इज थैलियम, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली में क्या होता है, अगर इसका मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन है वो करूँ तो NH2Np1 आता है, ठीक है। बट आपको पता है जैसे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये NH2 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जानते हो, उसको थोड़ा मैं समझा रहा था कि ये NH2 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा साइज कम होने के कारण नीचे आने में साइज, क्यों यहाँ पे एक्चुअली साइज ऐसे बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो साइज हमें मिलना चाहिए उतना साइज मिलता नहीं है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे थैलियम में पर्टिकुलर बोलूँ आपसे मैं, थैलियम में आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको पता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 57 से लैंथेना में 58 से स्टार्ट होता है, 58 से 71 के बाद जो भी आएगा उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो थैलियम में यही होता है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इसमें NH2 इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस वो बढ़ने लगता है। थैलियम में बहुत ज़्यादा आता है अट्रैक्शन ऑफ दिस NH2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके चलते NH2 इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स आती हैं दो टाइप की होती हैं, +3 और +1। तो नीचे आने में आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट यही होता है, बोलता है कि नीचे आने में +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपसे बोलूँ मैं थैलियम में अगर थैलियम +1 और थैलियम +3 कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, तो +1 इज मोर स्टेबल। तो आप यहाँ पे वही चेक करना है हमें, ठीक है। थैलियम का +1 आप देख रहे हो थर्ड ऑप्शन जो है,
थैलियम +1 का यहाँ पे ये थैलियम +3 है। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3 ड्यू टू लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और वो उसको प्रॉपर क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो हमारा पेयर है NH2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो इनर्ट हो गया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इनर्ट हो गया है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये थैलियम 1 जो आपका आयोडाइड है, ठीक है, वो थैलियम आयोडाइड 3 से +1 इज मोर स्टेबल देन द +3 स्टेबल। ये सिंपल सा है, ये इसका जस्ट रिवर्स लिखा है, गलत है, ठीक है, इसमें भी गलत है। ऊपर में क्या होता है, +3 स्टेबल होता है, नीचे आने पे यहाँ पे ये सब हरकत होती है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो इंडियम में भी गलत लिखा हुआ है, इंडियम का भी +1 इज मोर स्टेबल देन +3, ठीक है, तो गलत लिखा। तो ये यार इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट नहीं रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बस सिंपल सा है फंडा बोरॉन की फैमिली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the given options which of the following molecules and acts as a Lewis acid। कौन लुइस एसिड, लुइस एसिड क्या होते हैं बोलो, जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें बोलते हैं लुइस एसिड, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे यार, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा सेंटर एटम के अराउंड, ऑब्वियसली बात वो चाहेंगे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे उन्हें, तो वाटर में कंप्लीट है, ठीक है, वाटर में क्या बोलो कंप्लीट है यार, इसमें भी कंप्लीट है, इसका भी BF3 में आपको पता है बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे केवल, ठीक है। इसके पास अगर देखा जाए BF3 का, तो इसके अराउंड केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सभी लुइस एसिड होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स होती हैं वो डोनेट कर सकते हैं, उनको लुइस बेस बोलते हैं, सिंपल सा बात। तो यार इसका BF3 सेकेंड इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10th। हाँ तो यार यहाँ पे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पिरिडीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पिरिडीन क्या होता है यार, देखो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पिरिडीन हमको सबको पता है बेंजीन जैसा होता है, वहाँ पे एक कार्बन हटा के एन लगा देते हैं, और पाई बॉन्ड्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ऑब्वियसली बात लोन पेयर रह गया, ठीक है, और सब पे एक एक एच लगा हुआ है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए 5H ऐसे लगे, इसको बोलते हैं पिरिडीन, एक बेस होता है ये। तो अब यहाँ पे सिग्मा क्या क्या बोल रहा है, सिग्मा, पाई और लोन पेयर। लोन पेयर तो यार देखो एक दिख रही है आपको, पाई 3 दिख रहे हैं, तो पाई हो गए हमारे यहाँ पे 3, लोन पेयर जो मुझे दिख रही है लोन पेयर वो 1 है। सिग्मा काउंट कर लेते हैं, तो देखो 5H लगे, 5 उनके हैं और 6 रिंग में है, ठीक है, 6 रिंग के हैं, 5 बाहर, 6 पे कितने हो गए 11, तो सिग्मा विल बी 11, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा बस यही बोल रहा है, तो 11 3 1 बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा, पिरिडीन ऐसे होता है, ठीक है ना, पिरिडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा, क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 का सिंपल सा पता है 14 होता है, 14 में ऑर्डर क्या फॉलो होता है बोलो, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2pz गलत हो गया, ये तो मोर देन 14 का है, ये भी गलत हो गया, मोर देन 14 का है। जहां ये सिग्मा 2pz आ चुका है ये गलत हो गया है, ये मोर देन 14 वाला केस है। पहले आता है इसमें पाई 2px, पाई 2py बराबर, फिर इसका सिग्मा 2pz, ये गलत कर दिया क्योंकि इसने पाई 2px पाई 2py तो रखे, बट इसके बाद इसने तुरंत स्टार वाला ले आया, नहीं स्टार नहीं आता, पहले इसका सिग्मा 2pz आएगा, देन इनके सबके स्टार्स आते हैं साथ में। तो यहाँ बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, लास्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत सिंपल सा एमओटी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, फिर थोड़ा सा छोटा सा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ये क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। हमें पी बताना है यार, सिंपल से HBr से रिएक्शन है अल्कोहल में। चलो यार स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल में इधर थोड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, CH3 CH, एक H हटाते हैं, CC लिखते हैं केवल, 1 2 3 एंड 4, 2 पे लगा है एक मिथाइल एंड यहाँ पे लगा ये, तो 1 2 3 पे इसको अगर नॉमिनेचर से बोलें 3 पे मिथाइल बोलेंगे, इधर से काउंटिंग होगी। चलिए ठीक है, इस पे कराते हैं HBr का रिएक्शन। पहले H+ अटैक करेगा पूरा, अगर हम देखें प्रॉपर H+ यार इसमें O पे अटैक करेगा, ठीक है ना। H+ को चाहिए लोन पेयर, सिंपल सी बात, यहाँ अटैक करता है और फिर वाटर निकल जाता है, कटायन बनता है, कार्बोकटायन बनता है, ठीक है ना। कार्बोकटायन बोल पहले कौन सा बनेगा, ये सिंपल बनेगा। इसमें क्या अटैक करेगा और वाटर इससे निकल जाएगा, कार्बोकटायन बने। कार्बोकटायन ये बना है, देखो इसका जो डिग्री अभी आप देख रहे हो 2 डिग्री है। अगर मैं इससे हाइड्राइड, इसमें ऑब्वियसली एक H लगा हुआ है, ठीक है, सभी H लगा दो अगर आपको इसे देखना है तो, ये एक H यहाँ पर रहेगा एंड ये CH3। देखो तो क्या है कि यहाँ पर अगर मैं अब कोई भी किसी भी रिएक्शन में यार अगर कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है, हमें पता है उसका हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसमें रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो रीअरेंजमेंट आप देख सकते हो, इससे अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूँ, ठीक है ना, बाजू वाले से हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर दूँ, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा,
तो जो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो बनने वाला है ये वाला कटायन बनेगा, ठीक है ना। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट ये बन जाएगा कार्बोकटायन जो कि 3 डिग्री है, मोर स्टेबल हो गया। और यहाँ पर फिर हमारा Br माइनस अटैक करके जो आंसर आपको मिलने वाला है, देखो यार ये Br यहाँ अटैक कर देगा सिंपल सा, तो आंसर आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन ऑफ मैच कर लीजिए कौन सा दिख रहा है, ठीक है। CH3 C CH2 CH3 कौन सा, ये तो है नहीं, फर्स्ट तो नहीं है बिल्कुल, नहीं ये भी नहीं है। अच्छा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, अच्छा आप देखो सही से नहीं लिखें, ये CH3 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये CH2 आएगा, ये भी CH3 आएगा, ठीक है। हाँ तो लास्ट इसका ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ब्रोमीन वहाँ पे लगेगा, आपको अगर डायरेक्टली आप बोलोगे ना तो OH पे S पे हटा के कटायन बना के यहाँ Br लगा तो गलत हो जाएगा आंसर। रीअरेंजमेंट कराना है, अगर किसी भी रिएक्शन में हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, तो उसमें अगर कोई चांसेस हैं रीअरेंजमेंट कराने के, वो हम कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर लास्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। OH पे वो प्रोटॉन अटैक करता है, प्रोटोनेशन होता है, वाटर निकलता है, कार्बोकटायन फॉर्म होता है, कार्बोकटायन बाद एनायनिक जो कि हमारा Br माइनस है वो अटैक करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर असर्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल इन इक्वेशन डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF सेल होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल्टा G डिपेंड्स ऑन N। हाँ यार ये बिल्कुल सही ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और आगे भी सही बोल रहा है वो कि जो डेल्टा G होता है एक हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये n मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, n पे डिपेंड करता है, कितने मोल्स के लिए करना है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो n पे डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा है रीजन इसका कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ ये सही लिखा है, जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एंड डेल्टा G इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेल्टा G को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये A भी सही है, R भी सही है। और यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे R ये क्या बोल रहा है, डेल्टा इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो कि एक्सप्लेन कर रहा है हाँ कि डिपेंड कर रहा है n पर। ये क्या बोल रहा है इसको कि डिपेंड कर रहा है n पर, और ये बोल रहा है एक्सटेंसिव, तो जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, n बोल रहा है, मोल्स बोल रहा है ना, मोल्स मतलब क्या, मास ही होता है, ठीक है। मास को आप मोलर मास डिवाइड करते हो, मोल्स मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ये रीजन सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये विशेष बात यहाँ पर, ठीक है ना। तो A सही, R भी सही, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो देखो बोथ A R एंड ट्रू एंड इसका D आप यहाँ पे दिख रहा है, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इसका करेक्ट आंसर यार D हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। चलो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होता है, देखो यार कौन होता है, जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे जो हमारे लिगैंड्स होते हैं सभी एक ही टाइप के होते हैं, मतलब समझ रहे हो, लिगैंड्स यहाँ पे एक ही टाइप का होगा, जितना भी लिगैंड होगा, चाहे 2 हो 4 हो, जितना भी लिगैंड होगा वो सिर्फ एक टाइप का होगा। अगर मतलब 1 2 या 2 से ज़्यादा आ गए, मोर देन 1 अगर लिगैंड्स वहाँ पे मिक्स हो गए, मिक्स मतलब होमो क्या है, होमो आपको पता है, होमो मतलब सिमिलर होता है, तो सिमिलर टाइप का आपका लिगैंड्स होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वही होता है होमोलेप्टिक। तो आप अगर देखो यहाँ पर मैं आप नाम पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला क्या है, डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, नहीं भैया यहाँ पे देखो 2 आ गए ना, ये नहीं, ये नहीं होगा, डायमीन भी 3 आ गए, ठीक है। फिर है पेंटामीन कार्बोनेटो, नहीं भाई कार्बोनेटो भी आ रहा है, अमाइन भी आ रहा है, नहीं होगा। फिर है ट्राइमीन ट्राइएक्वा, नहीं एक्वा भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, नहीं खत्म। लास्ट है पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्युमिनियम, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो यार ये जो हमारा लिगैंड है ऑक्सलेटो एक ही टाइप का है, ये 3 बार प्रेजेंट है, ठीक है ना, एल्युमिनियम के साथ। अब बाहर हमारा जो कटायनिक पार्ट है पोटेशियम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। होमोलेप्टिक मतलब इसमें एक ही टाइप के लिगैंड्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, डी पार्ट से करेक्ट आंसर है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड, वही असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस, बिल्कुल सही लिखा है, एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन में भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, क्यों डिजोल्व करते हैं, वो भी जो बेंड होता है, प्रॉब्लम बेंडिंग ना हो पाए बॉडी में, ठीक है, उसके कारण हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं। तो हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग ऑपरेटर्स, बिल्कुल सही लिखा है यार, ठीक है। इन ऑपरेटर्स में हम लोग इसको यूज करते हैं हीलियम को डाइल्यूट करने के लिए, एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई डायरेक्टली। और नेक्स्ट आप देखिए अगर रीजन यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रीजन क्या है, तो थोड़ा उसको देख लीजिए।
रीजन क्या बोल रहा है, ये तो सही है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी, अरे नहीं लेस सॉल्युबल तभी तो डालते हैं, ठीक है, ये गलत लिख दिया, ये गलत हो गया भैया, तुरंत खत्म कहानी। ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, तो अब ये ए इज ट्रू कहाँ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, ये गलत है यार, बी पार्ट इसका आंसर 2 सेकेंड, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फिर ऑर्गेनिक का देखिए क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कंपाउंड दिया है जिंक मरकरी, यानी जिंक अमलगम है, कॉन्सेंट्रेट HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन सबको पता है, ये देखते जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl देख के तुरंत दिमाग में आपके आता है कि क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये करता क्या है कि हमारा जो CO ग्रुप होता है उसे क्या करता है CS2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 CO लगे हैं ये वाले, ठीक है, इनको CS2 में कन्वर्ट कर देगा और कुछ होना नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेट देखो इसको CS2 कर दिया, इसको CS2 कर दिया, कौन है यहाँ पर है ये लास्ट डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर 4th, ठीक है ना। देखो इसको CS2 कर दिया, इसको CS2, इसे बोलते हैं क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की बहुत बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन। इसका ऐसा एक और रिएक्शन था वुल्फ किस्नर, दोनों का सेम काम होता है, CO को CS2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो इसका यार डी आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए एक टाइप का ये भी ऑब्वियसली रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, इसमें देखते हैं क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी BDC की रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, आपके सामने दिख रहा है, पहले हम करा रहे हैं, आपको विजिबल है अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है CO2Br2 और HBr के साथ, ठीक है, CO2Br2 ले रहे हैं और साथ में हम इसमें HBr ले रहे हैं, पहला रिएजेंट फर्स्ट, फिर सेकेंड ये लोग जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो Mg ड्राई ईथर ले रहे हैं, Mg ड्राई ईथर ये ले रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में इसको कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रिएजेंट के बाद, तो आपको यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे ये यार हमारा BDC है, ठीक है, N2+Cl-, इसमें हम कराएंगे तो यार बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, CO2Br2 है, ये सिंपल सा क्या करता है आपको पता है कि ये जैसे हम ऑब्वियसली ये 5 सेल्सियस से ऊपर में रिएक्शन होती है, 5 पे क्या हो 0 से 5 तक ये स्टेबल होता है, 0 से 5 जैसे आप 5 से ऊपर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ये निकल जाता है N2 गैस, यहाँ कटायन बनता है फिनाइल वाला, उस पर अटैक होता है, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनने वाला है, सिंपल सा पहली बात तो, ठीक है, ये बनता है, सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसके बाद क्या है Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर क्या करेगा बोलो, यहाँ पे Mg लग जाएगा, यहाँ पे ये Br आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है, RMgX, और लास्ट में वाटर देंगे, वाटर क्या करता है बताओ, इसको OH और इसको OH, ये माइनस है ना तो इसको प्लस, इसको ये प्लस है और ये माइनस, इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे MgBr OH निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड वो निकल जाएगा, और यहाँ S लग के ये अल्टीमेट मेरे को आंसर मिलने वाला है बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन बहुत सिंपल सा आंसर, बेंजीन आप देख लो कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ये बेंजीन बनेगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ यूनिट फाउंड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस, आप देख लीजिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, अ यूनिट फाउंड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर शुगर में अगर वन पोजीशन पे अगर आप कोई बेसिक यूनिट लगाते हो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। कैसे बनता है आपको थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ये वन पोजीशन, ये वन डैश बोलते हैं, यहाँ पे आप कोई बेस यूनिट लगा दो, ठीक है, ये सिंपल H रहेगा, ठीक है, OH OH H H, यहाँ पे H और ये CS2 और ये OH, नंबर्स आपको 1 डैश, ये 2 डैश है, 3 डैश, ऐसे बोल सकते हो, ये 5, ठीक है। तो बोल रहा है वन पोजीशन पे लगाने से बेस न्यूक्लियोसाइड बनता है, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोसाइड ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए होंगे, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ा सा बहुत अच्छा सा खेल खेला है कि फॉस्फोरस लिख दिया, जबकि इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड को अगर मैं 5 पोजीशन पे लगा देता हूं तो बन जाता है वो, फिर क्या बोलो, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। इसी में अगर मैं 5 पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करा दूं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लगा दूं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखा है फॉस्फोरस, नहीं, ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। इसमें अगर हम देखो रिएक्शन कराएं फॉस्फोरिक एसिड का तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बेटा ऐसा होता है, देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये वैसे प्रॉपर रहेगा जो हमारा है अभी,
ये H है, ये बेसिक पार्ट यहाँ रहता है, इसी में 5 पे लगा रहे हैं, ठीक है 5 पे लगा रहे हैं। इसमें क्या है ये, अब देखो सिंपल से यार है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है, तो फास्फोरस इसका ये सिंपल आता है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो उसने बोल दिया फास्फोरस एसिड, बिल्कुल गलत हो गया, ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो गया यार, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो यार क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट सेकेंड इज गलत, बिल्कुल फॉल्स है, ये फॉल्स है यार, तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, बिल्कुल। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्या बोल रहा है, विच अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस न्यूप्रीन। ओके न्यूप्रीन का इसने मोनोमर पूछा यार, देखो न्यूप्रीन जो बनता है क्लोरोप्रीन से बनता है, क्लोरोप्रीन आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है, क्लोरोप्रीन देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्रीन देखो ये होता है यार, क्लोरीन यहाँ लगा रहता है सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है न्यूप्रीन, आप सबको पता है, एंड इसको ऐसा लिखते हैं अगर हम लोग, इसका तो क्या होगा, इधर आ गया सिंगल हो जाएगा, नहीं ये डबल हो गया, क्लोरीन लगा रहेगा यहाँ पर, ये सिंगल हो जाएगा, ये ऐसे ही एन टाइम्स, ये है न्यूप्रीन, ठीक है, तो क्लोरोप्रीन बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन से बन रहा है न्यूप्रीन। तो क्लोरोप्रीन यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, देखो CH2 C Cl CH CH2, ठीक है, न्यू, ये पॉलीमर का सिंपल सा क्वेश्चन है, मोनोमर पूछा इसने, क्लोरोप्रीन बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन Nm दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में और L में क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है, सबको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसने यहाँ पे M ना बोल के Nm बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होता है बताओ, -m से प्लस, मतलब -L से प्लस L तक M की जो वैल्यूज होती हैं क्या होती है, -L to +L तक, समझ रहे हो ना, और 0 1 रहता है, तो 12 + 1 हमने ये पढ़ा हुआ है, नहीं टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं L के अगर वैल्यू पे हम देखें तो 12 + 1 होता है, तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना है, L निकालना है, क्या निकालना है, L निकालना है, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे L क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाओ तो Nm -1 हो गया बाई ये 2 हो गया, तो बस Lm - 1/2, ये बहुत सिंपल सा क्वांटम नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 21 क्या बोल रहा है, the stability of Cu2+ is more than Q+ salts in aqueous solution due to, and बहुत सिंपल सा डी ब्लॉक क्वेश्चन है ये, ठीक है, Cu2+ is more stable than the Cu+ salt जो होता है aqueous solution में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ प्रॉपर, कोई बाकी कुछ नहीं बाहर से आया, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख दी इसने कि हाइड्रेशन एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है यार, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता है कि चार्ज ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है Cu2+ का एक्वस फॉर्म में जब सॉल्ट बन रहा है तभी ज़्यादा ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, इसका यार तुरंत बी पार्ट बिना कुछ दिक्कत के आपको टिक करना है, सेकेंड ऑप्शन जो इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान सा, ठीक है, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो दी गई हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, क्या बोल रहा है, सम ट्रांक्विलाइजेशंस आर लिस्टेड बिलो, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स यार देखो सिंपल सा एक टाइप का हिप्नोटिक होता है, ये स्लीप प्रोड्यूस करने वाली दवा जैसा होता है, ठीक है, हिप्नोटिक दवा होता है बारबिटूरेट्स। इसमें देखते हैं यहाँ पे सिंपल लाइंस लिखी हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा है कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरेट्स होते हैं कौन कौन से, बोलो, ये जो बारबिटूरिक एसिड से मिलता है हमें, ठीक है, वेरनल है, एमाइटल है, ठीक है, नेबुटल है यार, ल्यूमिनल है, एंड ये हमारा एक और होता है ये सिकोनल, ठीक है, तो ये 5 हैं, तो आपको तुरंत साफ साफ यहाँ दिख जाएगा वेरोनल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है यार, ठीक है, वेरोनल इसमें मिलता है हमको, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है वेरोनल बारबिटूरेट्स से, ठीक है। बारबिटूरेट्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स होते हैं जो स्लीप प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यार, देखो इन सबको हम अगर नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करा दें, F बोलो क्या है 9 है, तो 10 करना है इसको, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये F9 हो जाएगा, N से बोलो क्या हो जाएगा N3 माइनस, क्यों 7 है, 7 3
10 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के पास 11 है तो इसको नियरेस्ट पास वाला करना है, तो वही नोबल गैस इसका 10 वाला पड़ेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन ने क्लोज कर दिया, Na+ हो गया, O के पास भी वही 10 वाला पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा O2-। अब देखो इन लोगों में हमें रेडियस बतानी है। अब देखो यार सभी के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस हो गया, हमको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में अब देखो माइनस चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बड़ा साइज होता है उसका, प्लस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम साइज होगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज मुझे N3- पे दिख रहा है, ठीक है, इस पे, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे होगा N, तो इसका सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, N3- का साइज सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम इनको ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग रूप में पूछा गया है, इसने बोला कि इन सबको हम लोग इसका नियरेस्ट नोबल गैस कंप्रेशन अटेन कराते हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा। तो अगर हम इनको देखो नियरेस्ट कराएंगे तो ये आयंस बनेंगे, जो कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आयंस जैसे जैसे चार्ज बढ़ते आता है साइज बड़े होते आता है, और इसमें और कुछ चेक ही नहीं करना हमें, ठीक है ना। कटायंस में क्या होता है, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा होता है। तो एनायंस में आप देखो सभी 3 तो एनायंस ही हैं, N3- सबसे बड़ा होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है। नॉट करेक्ट, क्या लिखा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला है हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है पहला, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आपने पढ़ा होगा छाप करके, ठीक है, छाप करके आपने पढ़ा होगा। छाप मतलब क्या होता है पता है ना, C फॉर कॉपर, ये मर्करी, ठीक है, ये सिल्वर, ये गोल्ड और ये प्लैटिनम, इन लोगों को रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली H के नीचे वाले जो मेटल्स हैं उन्हें, ये हैवी मेटल्स हैं, इन्हें रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाटर चैप्टर में दिया भी हुआ है। हैवी वाटर रिड्यूस हम लोग यूज करते हैं मैकेनिज्म में, क्योंकि जो OD हैवी वाटर क्या होता है, D2O, हैवी वाटर क्या होता है बोलो, D2O, ये बचा जो होता है D2O होता है। D2O मतलब समझ लो यहाँ पे OD बॉन्ड होगा, तो OD बॉन्ड का ब्रेकिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है देन द OH बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको ये जो OD बॉन्ड का ब्रेकिंग स्लो होगा, तो हमें ऑब्वियसली इसको स्लो स्टेप्स में मैकेनिज्म क्या होती है, RDS पे RDS होता है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है ना। तो वहाँ हमें स्लोवेस्ट स्टेप में देखना होता है, तो हमें जो बॉन्ड OD वाला बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्लो टूटता है, धीरे टूटता है देन द OH बॉन्ड, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मैकेनिज्म स्टडी में हैवी वाटर D2O को। सिंपल सा ये NCERT में लाइन लिखी हुई सिंपल सी, आपने पढ़ी है अगर NCERT का ये वाटर चैप्टर, वहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल, बिल्कुल वेजिटेबल जो हमारे ऑयल होते हैं उनमें अगर हम करा दें हाइड्रोनेशन, तो वेजिटेबल घी, डालडा जिसको बोलते हो आप लोग, ऐसे ही बनता है। हाँ, हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, उसमें हम करा दें अगर हाइड्रोजनेशन, ठीक है, तो क्या होता है उसमें घी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल एल्केन होती है, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, एल्केन बन जाता है पूरा, ये है सैचुरेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही पॉइंट थर्ड भी लिखा है, ठीक है, C पार्ट भी इसका करेक्ट लिखा है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ठीक है। The next D part, the HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atoms of any element, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, लोवेस्ट नहीं आपसे हाईएस्ट है। अगर मैं दो एटम वाला कोई मॉलिक्यूल लूँ, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो कि सिमिलर टाइप के एटम जिसमें होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये HH की होती है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, साइज इतना छोटा है ना कि बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ये गलत लिखा है बिल्कुल, यहाँ पे लोवेस्ट नहीं हाईएस्ट होगा, ये क्या होगा बोलो, हाईएस्ट होगा, ठीक है, ये लोवेस्ट नहीं है, तो इसका D करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, गलत लिखा है, फिर से मैंने बोला ऊपर सही लिखा है इसने, नीचे पॉइंट गलत लिखा है, वो छाप को करता है केवल रिड्यूस, ठीक है। तो D और E यहाँ पे इनकरेक्ट है, उसने क्या पूछा है, विच आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोलो कौन है, D और E, ठीक है, D और E नहीं करेक्ट है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बोलो क्या आएगा, D एंड E ओनली, यानी इसका सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, a compound is formed, देखिए यहाँ पे, a compound is formed by two elements A and B, the element B forms cubic closed packed structure and atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral whites। चलो यार ठीक है, एक A और B से कंपाउंड बन रहा है, ये भी NCERT क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, AB करके दे दिया गया है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन आयरन वाला दिया है उसने, ठीक है, NCERT में आयरन ऑक्साइड का। तो देखो इसने क्या बोला है कि दैट एलिमेंट B फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BC से, FCC, ठीक है ना, और जो बन रहा है A वाला वो 1/3 ऑक्युपाइड कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइट से। अब देखो यहाँ पे ये A, इसने बोला है AXBY जैसा बना रहा है, ठीक है, बताओ मुझे
बी हमारा है एफसीसी में। अब बताओ एफसीसी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे इफेक्टिव एटम्स होते कितने, 4 आते हैं, तो बी तो हो गया 4 यार, ठीक है, बी हो गया 4। और टेट्राहेड्रल जो हमारी वॉइड्स हैं वो 8 होती हैं, 8, बट उसका 1/3 ले रहा है, तो बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप यहाँ इसको देखो, लोग अगर इसको तो क्या करोगे हम लोग, 8/3 करते हैं, इसको क्या करें, कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 8, बी हो जाएगा ये कितना 12 हो जाएगा, नहीं ये 12 हो जाएगा, 4 से और कर दो इसको, 4 में 8, ये हो जाएगा B3 हो जाएगा, ठीक है। A2B3 यार ये बनेगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फ्रैक्शन तो नहीं रहता ना इससे, तो A2B3 होगा। तो यहाँ बस क्या बोल रहा है, x + y का यार क्या ऑप्शन होगा, 2 + 3 कितना 5, 5 कहाँ है, लास्ट करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा एफसीसी में इफेक्टिव आइटम्स आते हैं 4 आते हैं, और जो वाइट्स हमारी एक्टिव होती हैं 8 होती हैं, बट उसका 1/3 ले रहा है, 8/3 इसलिए यहाँ पे आ गया, 1/3 ले रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल एंजाइम्स, चलो यार एंजाइम को लेकर कुछ बात कर रहा है ये, सिंपल डायरेक्टली देखो यहाँ पे, ये जो एस ब्लॉक है एल्कलाइन अर्थ मेटल में, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, नहीं हमें एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक एटलीस्ट सभी लाइंस बिल्कुल लाइन बाई लाइन पढ़नी होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप यहाँ देख लीजिए, इसको जो यहाँ क्या बोल रहा है, हमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला बोल रहा है ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम एज द कोफैक्टर, नहीं ये मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर इज फ्रॉम द, यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है ये, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर, यहाँ क्या लिखा है कैल्शियम, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमें करेक्ट वन चूज करना है। सेकेंड है कि द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं ये भी देखो यहाँ पे कुछ इसको ऑप्शंस यहीं से बना रहा है सब ये, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ था ये देखो, डू यू नो, लिखा ना, डू यू नो दैट द बोन इज नॉट इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, ठीक है। नॉट इसने नॉट हटा के ऑप्शन बना दिया भाई, ठीक है, नॉट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा है मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड ओके इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, इसमें मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम रोल प्ले करता है, यहाँ पे भी लाइन लिखी है, ठीक है। ये देखो लिखा है कैल्शियम के बारे में बात को लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या क्या होता है लाइट में, ये अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, ठीक है। जो हमारा इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन होता है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन में एंड इंटेग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन में भी इसको हम लोग ये हेल्प करता है। तो इसने एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये कैल्शियम का रोल है, इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम। लास्ट है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 से 0.3 ग्राम, बिल्कुल लाइन देखो सबसे ऊपर लाइन आपको दिख रही है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द इन द ह्यूमन बॉडी हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 200 से 300 mg, मिलीग्राम बोला है उसने, ग्राम बोला, बात तो एक ही है ना, वो 0.2 0.3 बोल रहा है, 200 से 300 बोल रहा है, एक ही पॉइंट, इसको मैं अगर ग्राम में बदल दूं क्या हो जाएगा ये बोलो, 0.2 से 0.3 ग्राम हो जाएगा। देखो डायरेक्टली यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी की, आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको मैं हमेशा बोलते रहता हूँ एनसीईआरटी की लाइंस हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। नीट वाले एटलीस्ट तो इनऑर्गेनिक तो पूरा उससे पूरा वहीं से आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, amongst the following the total number of species not having 8 electrons around center atom in its outermost shell, कितने से कौन कौन सेल हैं जिनके सेंटर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अमोनिया में है बिल्कुल, AlCl3 में नहीं है, AlCl3 में 6 होते हैं, ठीक है, इसमें एक नहीं मिलेगा हमें, BCl2 में भी नहीं है, CCl4 में है, PCl4 इसमें ऑक्टेट है, इसमें भी ऑक्टेट नहीं, हाइपरवैलेंट हो जाएगा, ये तो हाइपोवैलेंट है दोनों, ठीक है। PCl5 में 10 हो जाएंगे, नहीं PCl5 बनाओगे तो 10 हो जाएगा इसका, PCl5 का क्या होता है 10 हो जाता है, नहीं। अब देखो आप काउंट कर लो, चाहे काउंट करना है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके राउंड कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हाइपर ये भी है। तो हमें बोला है कि 8 किसमें नहीं है, तो इन तीनों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 6 होंगे, BCl2 मतलब चेक करोगे 4 ही आएंगे, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो ये 3 पे ऐसा हो रहा है, ये थर्ड लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन से करेक्ट है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इन तीनों में से ऐसे हैं लोग जो सेंटर एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्या बोल रहा है भैया, ऑर्गेनिक का सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम, आपको दिख गया ना, सोडा लाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन। नहीं, हम यहाँ पे एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट CH3COO- Na+, ये होता है सोडियम इथेनोएट। इसको अगर हम ट्रीट कराएं सोडा लाइम से, व्हाट इज सोडा लाइम, NaOH and CaO, ठीक है। इसको अगर हम हीट करते हैं क्या होता है बताओ, ये CO2 को निकाल देता है, तो यहाँ पे NO2CO3 निकल जाता है, एल्केन बनती है एक कार्बन लेस का, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन 1 कार्बन, क्योंकि ये निकल जाएगा, हमको पता है CO2 निकल जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में क्या बनाता है NO2CO3, तो ये बनेगा बेटा मीथेन प्लस Na2CO3। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। मीथेन बना है, मीथेन का मोलर मास आपसे बोलूँ कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है। तो आप इसका आंसर 16 ग्राम लास्ट में दिया है, मत करना, क्योंकि इसने 1 मोल नहीं, क्या बोला ऊपर, ये लाइन बहुत, ये विशेष आपको अच्छे से पढ़ने वाले लोगों के लिए दिया गया है 2 मोल्स, ठीक है। हमें इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। 2 मोल बोला है ना, तो 1 मोल का 16 ग्राम होगा, 2 मोल कितना होगा बोलो, 32 ग्राम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये डिकार्बोक्सिलेशन पे डिपेंड, ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो अच्छा ठीक है, करेक्ट देखते हैं भैया कौन कौन है। हाँ, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल, अरे क्या बोल रहा है, 2 फंडामेंटल पार्टिकल, कहाँ भैया 3 होते हैं कम से कम हमारे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो गलत, हमें करेक्ट यूज करना है, गलत हो गया। चलो फिर है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है सभी आइसोटोप्स की, बिकॉज उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ है, सी पार्ट मैंने पढ़ लिया, शायद बी छूट गया। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg, बिल्कुल सही लिखा है, बी भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। डी क्या बोल रहा है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, नहीं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, गलत दिखा यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं, जो न्यूक्लियॉन बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, N+P को बोलते हैं, ना कि P+E को, इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, गलत लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम, अब सब इससे आप करोगे तो हो जाएगा यार, ठीक है। क्या बोला, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस क्या हमें करना है, करेक्ट वाले बोलना है, तो ए और कौन करेक्ट है, नहीं सॉरी ए गलत है ना, ए गलत हो गया तो भैया ये 2 तो चले गए हमारे, ठीक है। और हमारा बी सी और ई, बी सी एंड ई, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और क्या इसका, ठीक है, बी सी सही है बेटा, बाकी सब हमारे क्या गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। बेटा देखो हेट्रोजीनियस क्या होता है, जिसमें जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और कैटलिस्ट है सबका एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा लोगों का क्या हो, उनके स्टेट्स अलग अलग हो। होमोजीनियस क्या होगा, होमो मतलब होमो मतलब सिमिलर होता है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट सबकी स्टेट्स क्या होंगे, फेस क्या होंगे, सेम होंगे, उसको बोलते हैं होमो। हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं मतलब इनमें अलग अलग होने चाहिए स्टेट्स, तो वही चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो दिख रहा है, आप बहुत ऑब्वियसली यार आपको बहुत 1 घंटे ही रहते हैं पूरे 45 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एटलीस्ट नीट वाले बच्चों के लिए कि हमें इसमें करना क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत फोकस करना है, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत जल्दी आंसर होने वाले। मैं ऑब्वियसली आपको सब पूरा समझा रहा हूँ, बट आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन देखोगे ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत, मेरी निगाह तुरंत पड़ रही है थर्ड ऑप्शन में यहाँ से, क्योंकि हैबर प्रोसेस दिया हुआ है। हैबर में देखो क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। आयरन यहाँ पे मिस हो गया, आयरन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यार आपको पता है हैबर प्रोसेस जो होता है, N2 गैस प्लस बोलो क्या होता है, ये 3H2 गैस, और यहाँ पे ये बनता है अमोनिया। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें क्या होता है, हमारा कैटलिस्ट आयरन होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। सब गैस हैं लेकिन सॉलिड ही आके काम खराब कर दिया, हेट्रो, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, और मुझे कुछ चेक नहीं करना इसमें, ठीक है। बाकी आपको सब पता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय H+ में सभी एक ही फॉर्म में होते हैं, तो सब ये होमो आपके जीनियस एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सब लोग गैसेस यहाँ पे हैं। NO जो होता है वो भी कैटलिस्ट फॉर्म में गैस ही होता है, तो यहाँ पे यही हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है देखो बॉयल्स लॉ पे एक ग्राफ इसने पूछा है, बहुत सिंपल सा, 1000 बार हम बात करते हैं, जितने भी लॉज हैं उन पे ग्राफ तो बहुत जल्दी से आपको पढ़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयल क्या बोलता है भैया, हाँ
P प्रोपोर्शनल टू 1/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो PV आप ऐसे बोलते हो ना, एक सिंपल ऐसे बोल सकते हो कांस्टेंट, चलो बाई V पे कर लेते हैं ना, एक कांस्टेंट आएगा K बाई V मान लेते हैं, ठीक है। या आपको अगर आप पता है यहाँ पे RT आता है अल्टीमेटली nRT, ठीक है। n मोल्स अगर है, R गैस कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, दैट्स वाई। अब देखो यार P और V में पूछा इसने, तो P और V में हमें पता है बेटा, P और V में अगर मैं रिलेशन खींचूं, ठीक है, P और V में तो हमको पता है ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। तो P और V में ये P और 1/v में तो ऐसा नहीं आएगा। अगर P और 1/v में देखो आप इसको, अगर तो इसको मैं देखो अगर 1/v अलग कर दूं ऐसे और nRT, तो आप देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये mx, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। P और 1/v में, P और 1/v में स्ट्रेट लाइन, ये तो गलत तुरंत, ठीक है। P और 1/v में स्ट्रेट लाइन आएगा, बट देखो अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर देखते हैं थोड़ा सा, टेम्परेचर, ठीक है। देखिए टेम्परेचर P और 1/v में बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सही है। अब बस वैल्यू चेक कर लेते हैं टेम्परेचर का कि T1 बड़ा है या T3 बड़ा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बोलो क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेक करें तो टेम्परेचर बढ़ने से ये प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है प्रेशर ना, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल T3 ज़्यादा होना चाहिए, T3 ज़्यादा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। P और 1/v में जो आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसमें T क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों, जैसे जैसे T बढ़ाएंगे वैसे प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा मतलब इनका T बढ़ना चाहिए, तो T3 सबसे बड़ा होगा, T1 सबसे छोटा होगा, ठीक है। बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट नहीं रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच करना भैया, मैचिंग करना, चलो करो, करते हैं। क्या बोल रहा है, कोक को सबको पता है यार, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इससे मिला दो, ठीक है। डायमंड कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे sp3 है, ठीक है। sp3 डायमंड बेटा जो होता है ना, डायमंड में सभी लोग जो हमारे कार्बन होते हैं सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, कोई डाउट नहीं रखना। फ्लोरीन हमारा एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट में, ठीक है। ग्रेफाइट में आपको पता है लेयर्स होती हैं और स्लिपरी होता है नेचर का, इसलिए उसको हम लोग एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब देख लो यार, ए का है थर्ड, हाँ, बी का है फर्स्ट, ए का थर्ड है दो में, बी का फर्स्ट, हाँ ये है सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट है। सी का फोर्थ और डी का सेकेंड इसका आंसर है, बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द, चलो भैया मोल कंसेप्ट का बेसिक्स क्वेश्चन दिया इसने। क्या बोला है, CO2 कितना बनेगा अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, और उसका प्योरिटी दिया है 20% प्योरिटी दिया है। चलो करते हैं यार, देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट का। CaCO3 को हम लोग हीट करते हैं तो CaO + CO2 बनता है। अब मुझे पता है इसका मोलर मास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। मुझे पता है बाई स्टोइकियोमेट्री में देख रहा हूँ कि 100 ग्राम अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को, तो 44 ग्राम आपको मिलने वाला है, बोलो क्या बेटा, CO2, ठीक है। अब मुझे कितना ग्राम हीट करना है, केवल 20 ग्राम, तो 20 ग्राम से बोलो कितना होगा, तो आप देखो यहाँ पे 20 ग्राम करोगे तो 44/100 × 20, ठीक है, ये आ जाएगा 44/5। इतना ग्राम बनेगा जब इसका 100% प्योरिटी होता, तब प्योरिटी कितना है 20%, तो बेटा जो भी बनेगा उसका 20% ही बनेगा। तो हमारा जो आंसर बेटा आया उसका 20% निकाल लो, तो 44/5, 44/5 का 20% निकाल लें हम, तो आंसर कर देंगे तुरंत इसमें, ठीक है। ये देखो क्या हो गया, ये 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे ये आ गया बाई, हमारा क्या है 100, तो बेटा 1.76 ग्राम डायरेक्ट आंसर आ रहा है विदाउट एनी एरर, ठीक है। 1.76 फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। यहाँ पे बस विशेष बात यहाँ पे है प्योरिटी चेक करना है हमें। देखो 20 ग्राम से अगर आप 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हो तो आपको CO2 मिलेगा, यहाँ से आपने देखा 44/5 ग्राम, बट ये तब है जब 100% प्योरिटी होती है। प्योरिटी बोल दिया उसने कितना 20% है, भैया जो भी बनेगा 20% ही बनेगा उसका, ठीक है ना। तो हमने उसका 20% निकाल दिया, 1.76 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यार, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, ठीक है, विच गिव ब्लड रेड कलर विद Fe ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये यार देखो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्वेश्चन है, ठीक है। ये ब्लड रेड कलर जो मिलता है यहाँ पे आपको बिल्कुल दिमाग में रहता है हमेशा, तो आपको थायोसाइनेट होता है ना, SCN बेटा, ठीक है। ये इसके फेरिक थायोसाइनेट से बनता है अल्टीमेटली, ठीक है। ये हमारा क्यों होता है,
इसको ऐसे बोलूँ, ये होता है कंपाउंड, ठीक है। बट यहाँ इस फॉर्म में शायद नहीं दिया है, दूसरे फॉर्म में दिया है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो भी सही है। फेरिक थायोसाइनेट में बनाना है, तो Fe जो मुझे फेरिक दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में FeSCN, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल बोलो क्या है, ये 2+, ठीक है, क्योंकि ये +3 में है, ये -1 होगा ओवरऑल, तो +3 -1 +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये +3 स्टेट में है। फेरिक थायोसाइनेट इसके कारण होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सबको दिमाग में बैठा रहता है, जो ब्लड रेड कलर देता है हमें, ठीक है। तो फेरिक थायोसाइनेट ये थर्ड ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा, और कोई इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कनेक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, चलो भैया सोल्यूशन का क्या है, इसका क्वेश्चन है ये, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन सिंपल सा। द कनेक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 सेल्सियस इज पॉइंट, कप्पा याद है आपको सबको, कप्पा दिया हुआ है, ठीक है, ये बेटा कप्पा दिया हुआ है इसने 0.0210, ठीक है। फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, चलो अच्छा हम भी लिख लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बाद में रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन एट 25 सेल्सियस इज 60 ओम, आर बेटा दिया इसने क्या 60 ओम का दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, बहुत डायरेक्टली सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, क्या होता है बोलो, 1/r L/A, बेटा L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, हमें निकालना है L/A, तो L/A अगर निकालेंगे हम लोग तो सिंपली हो जाएगा बेटा R × कप्पा, R दिया है 60, कप्पा दिया है हमारा 0.0210, आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 0 ये 6 ये 2 ये 1, ठीक है, ये आ गया 1.26 बेटा आ गया, 1.26 कहाँ है भाई, हाँ ये डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। बहुत सिंपल सा ये बेस्ड है डायरेक्ट सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे कप्पा के कनेक्टिविटी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन कराना है, कौन सबसे फास्ट होगा, तो वही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। हमें पता है जब अल्कोहल को हम ट्रीट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो H+ इस पे अटैक करेगा OH पे, ठीक है, किसी भी OH पे अटैक करेगा, वाटर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, जहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इंटरमीडिएट जो हमारा, वहाँ पे ही फास्ट ये प्रोसेस होगा डिहाइड्रेशन का, ठीक है। तो कार्बोकेटायन देखो यार जो बन रहा है, ठीक है, कार्बोकेटायन कौन से वाले में ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो चेक करना है हमें। नाइट्रो ग्रुप पता है, नाइट्रो ग्रुप खींच ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके प्लस चार्ज का जो कार्बोकेटायन उसकी स्टेबिलिटी डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, जितना दूर है उतनी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा एक कॉन्जुगेशन में मिल रहा है फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पर इससे आप निकालोगे OH और H, यहाँ पाई आएगा एक बार, इससे OH और इसका H निकालोगे यहाँ पे पाई आएगा अगर, ठीक है, या आप उधर निकालना चाहते इधर पहले इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कम अल्फा H है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पाई और ये पाई इसको ऐसे करना, या इधर से करोगे तो ये पाई आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पता है जो पाई बॉन्ड आएंगे वो कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड आने से स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी एल्कीन की, इसलिए ज़्यादा ये फास्ट डिहाइड्रेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है, आप देखो ध्यान से। NO2 क्या है, NO2 यहाँ पे लगा, NO2 यहाँ पे सब में NO2 क्या करेगा, खींचू ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो अगर आप ये भी कन्जुगेशन भी छोड़ दो अगर, तो डायरेक्ट आप देख के बोल सकते हो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर इसका, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जो है हमारा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, प्लस I इफेक्ट लगता है, इन सबका क्या है, सब में NO2 लगा हुआ है, -I वाले हैं, -I वाले क्या करेंगे, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे भैया, ऑलरेडी प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज बढ़ा रहे हो, दुख होता है चार्ज और दुख बढ़ा रहे हैं, नहीं बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बिना किसी डाउट के। यहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी होगी हमारे कार्बोकेटायन की, इसलिए फास्ट होगा रिएक्शन और उतना ही जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट विद लिस्ट भी, चलो ठीक है भैया मैच करते हैं। इनऑर्गेनिक से कुछ कंपाउंड्स स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई यहाँ पर, क्या है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार हमने कराया है क्लास में इसको, ठीक है। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक मार्शल एसिड क्या होता है बताओ मुझे, H2SO8, मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे सिंपल से, देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ होता है H2SO8, ये परऑक्साइड लिंकेज होती है, तभी नाम है ना परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्साइड लिंकेज ये वाली होती है, ठीक है। तो H2SO8, H2 हो गया, 6 6 2 8, हाँ ये है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है SOOH SOOS लिंकेज जो मिल रही है मुझे,
और 1 लिंकेज मिल रही है। तो ये इसका ये जो हमारा ए का करेक्शन है, मतलब जो मैचिंग है वो थर्ड से है, क्योंकि 2 SOH, देखो 2 SOH बेटा बॉन्ड मिल रहे हैं हमें, और 4 SO, देखो 2 SO यहाँ पर, 2 SO यहाँ पर, तो 4 SO मिल रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और बस आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रहना है। एनसीईआरटी के सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर नहीं कोई। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड बोलते हैं, मार्शल एसिड, इसको नाम हम और भी क्या बोलते हैं, बोलो, मार्शल एसिड, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। तो याद देखो यहाँ पे इसका फर्स्ट का करेक्शन हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ थर्ड से, ठीक है। चलिए और देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो क्या होता है, इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। हाँ, इसको देख लेते हैं, सी वाले, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो पता है, इसको ओलियम को बोलते हैं, H2SO7 ओलियम को बोलते हैं। तो इसमें बस एक जो हमारे बीच में O है उसको कम कर दो यार, वो बन जाएगा हमारा ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये OH ऐसे ही रहेगा, SOS एक ही आएगा यहाँ पे बस, ठीक है ना, 7 है ना, इसलिए 6 तो इधर हो गए, एक यहाँ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे SOS लिंक आएगी, SOS लिंक यानी यहाँ पे है। तो ये बेटा ये जो हमारा C है, C को फर्स्ट से मैच करा दो। A का थर्ड है, C का फर्स्ट, A का थर्ड मिल रहा है हमें यहाँ पर, C का फर्स्ट कहाँ, C का फर्स्ट यहाँ, C का सेकंड, हाँ ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है बेटा, A का थर्ड, C का फर्स्ट, बिना किसी दिक्कत के। बाकी आप सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बना लोगे, बहुत सिंपल सा है, पहला करेक्शन हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलो भैया, एक रिएक्शन दी गई है, देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। चलो करते हैं। तो पहला है ये एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड को हम करा रहे हैं LiAlH4 से H2 प्लस प्रेजेंस में, इसको रिड्यूस करेगा भाई, सिंपल सा बात है, अल्कोहल में, ठीक है, ये CH3CHO बेटा, ठीक है। इसको अगर हम कराते हैं LaAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, फॉलोइंग बाय हाइड्रोलिसिस आई मीन, ठीक है। तो यहाँ बेटा इसको रिड्यूस करेगा HS देकर, तो ये बनाएगा, बोलो क्या, CH3 CH2OH, ठीक है, HH देना, सिंपल सा आपको, ये अल्कोहल बनेगा बेटा। आफ्टर द अल्कोहल क्या करें हम लोग, पानी, पानी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हीट कर रहे हैं, अच्छा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड विद हीटिंग, वाटर निकाल दो, OH और H, तो यहाँ पे एथिलीन बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, एथिलीन बन गई, ठीक है। फिर बोल रहा है एथिलीन का रिएक्शन कराओ HBr से बेटा, फिर कराना है HBr, बहुत आसान सी रिएक्शन है, HBr कराएंगे, एक पे Br लगाओ, एक पे लगाओ, जहाँ लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है वो, ठीक है। तो इसको मैं CH3 कर दे रहा हूँ, यहाँ Br लगा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका करा रिएक्शन हम फिनाइल ब्रोमाइड से सोडियम ड्राईथर, यार बहुत आसान सी, देखो ये भी RX है, वो भी RX है, RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर, वुड्स फिटिंग या फिटिक, वुड्स फिटिक या फिटिक, तीन टाइप का रिएक्शन होता है। अगर हमारे दोनों ही एल्काइल हैलाइड एलिफैटिक हैं तो वुड्स बोलते हैं, दोनों ही एरोमेटिक हैं तो फिटिक बोलते हैं, एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक तो वुड्स फिटिक बोलते हैं। तो ये वही है, देखो एक एलिफैटिक और दूसरा हमारा क्या है, ये एरोमेटिक, तो एरोमेटिक एलिफैटिक का मिक्सर है, तो ये वुड्स फिटिक कहलाएगा, वुड्स इसके फिटिक इसका। तो देखो क्या करेंगे, करना वही यार सिंपल, RX जब कराते हैं NH और सोडियम ड्राईथर से रिएक्शन, मतलब तो क्या होता है, RR बनता है, ठीक है, RR बनेगा, NX निकल जाता है। तो मैं फाइनल रिएक्शन यहाँ दिखा रहा हूँ आपको आफ्टर दिस। ये जो बना हुआ है हमारा, ये Br है, इसमें हम ट्रीट करा रहे हैं C2H5, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सोडियम है ना यहाँ पे, 2 Na ले लेते हो आप, वुड्स रिएक्शन जैसे करते हो उसी टाइप का वुड्स फिटिक भी है, इसको हटा दो, ये RR बन जाएगा, तो दोनों इनको चिपका देना सिंपल सा, ठीक है। ये यहाँ पे CH2 CH3 ये लग जाएगा, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर इसको दिख रहा है, कहाँ है भाई, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है इसका, नहीं ये दिख रहा है आपको, देखो यार यहाँ पे ये CH2 CH3 बेटा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर, बहुत आसान सा, ठीक है ना। सिंपल से रिएक्शन थी यहाँ पे, एक बार फिर से बोल दूँ, इसका रिडक्शन कराता है, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के बाद इसका हम कराएंगे सिंपल डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाएगा, एल्कीन बनेगी, एल्कीन कराएंगे HBr का रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होगी और बनेगा एथाइल ब्रोमाइड, उसका कराएंगे सी रिएक्शन, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी, NaBr निकल जाएगा और आपको RR बन जाएगा, फिनाइल इसका उसका एथाइल, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, उसका उतना ही सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। दो यार कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दिए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमें स्टेबिलिटी बतानी है। हमें सबको पता है यार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी अगर बताना है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है तुरंत रिंग फॉर्मेशन आता है, चिलेशन, जहाँ पे चिलेट्स फॉर्म होते हैं वहाँ बहुत सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, और चिलेट्स ऑब्वियसली वही फॉर्म हो सकते हैं जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो, ठीक है। और रिंग फॉर्मेशन के लिए हमें को एटलीस्ट बाइडेंटेट तो कोई चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ सभी ऑप्शन में चेक करोगे तो केवल एक ही इंसान है, ये सेकंड वाला, यहाँ पे मुझे EN एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट एक लिगेंड है जो मिल रहा है, बाकी तो सब ये देखो
रिंग ही नहीं बनाएंगे। अगर रिंग ही नहीं बनाएंगे तो भाई चिलेशन कहाँ से आएगा, तो ये चिल करेगा बिल्कुल, ठीक है। चिलेशन यहाँ पे होगा, सेकेंड इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। CuCl2 अब बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बन सकता है, नहीं CuCl2 दो Cl बेटा ऐसे लगे हुए हैं, और ये जो एथिलीन डाइमीन है कुछ ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये रिंग बन रहा है इसलिए चिलेशन होता है, तो रिंग फॉर्मेशन में चिलेशन है, चिलेशन में स्टेबिलिटी है। मोस्ट स्टेबल सेकेंड इसका आंसर है बिना किसी डाउट के, ठीक है। बाकी नाइट्रेट आयन बाहर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए हाँ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो इसमें कुछ करना ही नहीं भैया, ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स का डायरेक्ट सिंपल एनसीईआरटी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन है, डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी सबको रटा हुआ है, बिल्कुल पहला आंसर है बिना किसी डाउट के भाई। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मुलेस था बेटा, एच इक्वल बोलो क्या था, यू प्लस पी, यहाँ से आता है एच इक्वल होता है यू प्लस पी वी, ठीक है। अगर मैं इसको डेल्टा लगा दूँ तो डेल्टा उसे बोलो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अगर हम इसको पी वी किसी केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, कोई मतलब सॉरी कोई केमिकल गैस, कोई गैस भरी है हमारा उसमें, किसमें, कंटेनर में, ठीक है, और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है अगर, तो आप सिंपल देख लो यार यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, बोलो पी वी इक्वल एन आर टी होता है, तो मैंने एन आर टी कर दिया डेल्टा एन आर टी। यहाँ पे केवल गैस वाले करते हैं तो डेल्टा एन जी आर टी, तो सिंपल सा रिएक्शन है ये, मतलब ये इक्वेशन है सॉरी एक, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बड़ा सही से क्वेश्चन है ये। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, अचाई से रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, इससे बहुत बढ़िया कोई, देखिए इसको मैं करता हूँ थोड़ा, देखो अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको आराम से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है CH2O ईथर का HI से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये डिटो क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, बिल्कुल, ठीक है। ये फिनाइल यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे यार, HI से देखो, इसमें होता क्या है पहले, हमें पता है ईथर बहुत लेस रिएक्टिव, ईथर्स होते हैं बहुत लेस रिएक्टिव, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, ईथर्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसमें पहले क्या होता है, अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में कराऊँ तो रिएक्शन कर सकते हैं, तो पहले इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एच प्लस ओ पे लोन पेयर पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले जो बनेगा यार देखो यहाँ पे सिंपल ये बनेगा, ये CH2 है, ये O पर ये अटैक करेगा, ये बनेगा, ठीक है, पहला। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब एक बॉन्ड ब्रेक करना, ये SN1 रिएक्शन हो रही है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू, अब कटायन कौन सा स्टेबल बने उधर ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इधर बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ये कटायन बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, और इधर अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इधर वाले बॉन्ड मतलब ये दो ही बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, फिनाइल कार्बोकैटायन बन नहीं सकता है, ठीक है। ये SN1 का एग्जाम्पल है, फिनाइल बन नहीं सकता है, तो बिल्कुल नो डाउट इधर ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस, ये फिनॉल अलग निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा कटायन कार्बोकैटायन, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बेटा, इसके आगे क्या होने वाला है, इसको मैं आपने लिख दिया तो ऊपर लिख रहा हूँ इसको फिर, ठीक है। देखिए इधर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर आएगा, और यहाँ बनेगा ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। ये CH2 ये ना, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और फिनॉल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिनॉल निकल चुका है, हमारा जो नेगेटिव पार्ट बाकी इसका भी I माइनस, ठीक है, जो बोलो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करें डायरेक्टली इस पर, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इसका आयोडाइड, CH2 I बन जाएगा। तो हमें दो आंसर मिल रहे हैं, फिनॉल और ये फिनाइल के साथ CH2I लगा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिनॉल CH2I, ये हाँ बी बेटा से करेक्ट आंसर है, ठीक है। SN1 है ये ईथर्स का, ठीक है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन थ्रू होता है, तो कार्बोकैटायन जिधर स्टेबल फॉर्म होगा उधर ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग ईथर में, ठीक है ना। इधर आप देखो ये कटायन फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, ये तो बनेगा ही नहीं, बहुत अनस्टेबल होता है फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ बनेगा, ये I माइनस बाद में इसमें आके अटैक कर देगा, तो ये सिंपल सी रिएक्शन इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेटा कुछ दिए हैं, हमें इनमें चेक करना है क्या क्या है कि नहीं भैया, करेक्ट और रॉन्ग वही देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है। न्यूट्रिएंट बेटा, न्यूट्रिएंट जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, डिफिशिएंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिएंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तब होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया इसने, डिफिशिएंट लिख दिया। नेक्स्ट बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी लाइंस, उन्हीं की लाइंस दी हुई हैं, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं है। यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा।
ये इस यूट्रिफिकेशन कारण क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल उसमें कम, वाटर बॉडीज में कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो बेटा फर्स्ट इज रॉन्ग बिल्कुल, ए एंड सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट कहाँ सेकंड करेक्ट, कहाँ भैया, बोथ नहीं करना है हमें, फर्स्ट इज करेक्ट, नो फर्स्ट इज, हाँ थर्ड बेटा, इसका थर्ड आंसर होगा स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल ट्रू है ये, सेकंड बेटा ट्रू है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो बेटा ये भी देखो एनसीईआरटी से ही है, ऑर्गेनिक का हकल्स रूल सबने पढ़ा है, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हकल्स रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कौन है, उसके लिए कंडीशन हम देखते हैं कि सभी कार्बन या जो भी मेंबर्स हैं सब sp2 मेंबर होने चाहिए और प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली sp2 होगा, प्लेनर होगा ही वो, ठीक है। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4n+2 बेटा फॉर्म में आते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे n0 1 2 3 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर n0 आएगा बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आएंगे, n1 रखो तो 1 रखने में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो कितने आएंगे 10 आएंगे, 3 रखने बोलो कितना आएगा ये 14 आएगा। तो इस ऑर्डर में होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4n+2 एरोमेटिसिटी के लिए बोलता है हकल्स रूल, तो वही हमें चेक करना है कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल जो दिए हैं उनमें कौन कौन से बेटा हकल्स रूल को फॉलो करते हैं यानी एरोमेटिक हैं, ठीक है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है नैफ्थलीन बना हुआ है यार, ठीक है, ये बिल्कुल एरोमेटिक होता है नो डाउट, आंख बंद करके सभी sp2 हैं और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 3 तो 5 पाई बॉन्ड से 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो सकता है, क्यों 10 में n=2 आ जाएगा और n हमें ना इंटीजर ही होगा, यहाँ पे इंटीजर ही आएगा बस, फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो बिल्कुल ये है हमारा हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। सेकेंड चेक करने अगर देखो यहाँ पे सब में sp2 है कि नहीं वो देख लेते हैं, तो ठीक है sp2 तो हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी बेटा है, ठीक है। सभी sp2 मेंबर हैं, क्यों ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कंजुगेशन में इन्वॉल्व रहेगा तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा नहीं, एक H है 2 सिग्मा है, sp2 रहेगा, ये सभी मेंबर इसके sp2 में, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 2 2 4 और 2 इसके 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बेटा n=1 को फिल ये हो सकता है n=1 और इसलिए ये एरोमेटिक है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई में क्या होगा n=1 भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, नहीं होगा ये, ठीक है, हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट इसको देखो यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं होगा। यहाँ देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, सभी sp2 मेंबर हैं और 2 पाई हो सकता है बिकॉज यहाँ पे n=0 कर सकते हो आप, n=0 कर सकते हो तो ये होगा, ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ देखो ये 8 मेंबर्ड, बिल्कुल यहाँ पे पहली बात तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये प्लेनर होता ही नहीं है, 8 की रिंग हो गई ना, नहीं फॉलो करता है ये। फिर देखो यार जैसे नेफ्थलीन है वैसे फिर नेक्स्ट एंथ्रासीन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सब बना हुआ है, बेंजीन नेफ्थलीन एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है, इसमें बिल्कुल देखो 3 to 5 to 7 पाई बॉन्ड यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई में देखो n=3 अगर हम करें 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n=3 अलाउड है, n01 से लेके पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल बेटा फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टोटल हमें कर रहे हैं हकल्स रूल को फॉलो, तो 1 2 और चेक करो बेटा 3 और ये 4th, ठीक है, 4 टोटल फॉलो कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन का करेक्ट होगा, 4 टोटल जो हमें आंसर मिलेगा, ये 4 लोग ऐसे हैं जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हकल्स रूल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 44 फिर अगेन ऑर्गेनिक का सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यार ये टॉलरेंस रीजन दिया हो भैया, बहुत सिंपल सी बात है, टॉलरेंस रीजन क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में वो कन्वर्ट करता है, एसिड सॉल्ट में, सिंपल सी बात है, ठीक है, एसिड सॉल्ट में एल्डिहाइड को करता है ना कि कीटोन को, तो कीटोन को तो बेटा टच नहीं करेगा वो, केवल एल्डिहाइड या एल्डिहाइड नीचे, एल्डिहाइड को वो COO- यानी एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये COO- हो जाएगा और ये वैसे को वैसे बना रहेगा, तो ये गलत हो गया, नहीं होगा, OH सब नहीं होगा, ये OH कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस चार्ज यहाँ बना हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट, थर्ड सेकंड जो भी है, फर्स्ट सेकंड, हाँ सेकंड लिखा है, ये करेक्ट आंसर बेटा इसका, ठीक है। ये कीटोन को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, एल्डिहाइड को उसको एसिड में एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, बाकी ये तो ये भी होगा ही नहीं, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसका सेकंड आंसर है, टॉलरेंस एजेंट है, एल्डिहाइड को ये लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और खुद सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है, वो कीटोन को डिस्टर्ब नहीं करता। चलिए तो इसका सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 H सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ फेस। अरे यार H में देखो क्या होगा, अगर हम इसको बनाएं देखो सिंपल सा,
तो एज में देखो कैसे कितने कितने यूनिट सेल में कितना फ्रैक्शन, एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल में बोल रहा है कितना फ्रैक्शन लाई करेगा। ठीक है, देखो तो देखते हैं एज देख लेते हैं, कोई भी इसको ले लो, चाहे आप इसी को ले लो, इधर ले लो ये। ठीक है, इसको देखना है। अब देखो एक यूनिट में कितना आएगा, तो हम हमारा फंडा क्या था बताओ, वो कितने यूनिट सेल से कवर होगा, टोटल पूरा कितना ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, जितने से कवर हो जाए तो उसमें डिवाइड कर देना, एक पे कितना पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमें कवर करना है, देखो एक ये है, अगर बाजू में एक रहेगा, ठीक है, एक बाजू में रहेगा एज और फिर 2 ऊपर रहेंगे, तो एक्चुअली 4 यूनिट सेल में पूरा कवर होगा। अगर आप ध्यान से 3D में इसको विजुलाइज करोगे तो एक ये है, एक पीछे बना रहेगा। ठीक है, आप इसको एक पीछे बना देना सिंपल सा। ठीक है, हाँ, तो एक सिंपल जो पीछे बना है उसमें है, अभी ये पूरा कवर नहीं हुआ, अभी क्या है बेटा, अभी ऊपर खुला हुआ है, अभी हाफ कवर हुआ है, हाफ कवर हुआ है केवल, अभी ऊपर खाली है, तो ऊपर भी इसके ऊपर एक यूनिट डाल देना और इसके ऊपर भी एक यूनिट डाल देना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा फुल, मतलब ये पूरा ढक जाएगा। अब 4 लोग 4 यूनिट सेल इस एक एटम को एज वाले को कवर कर पा रहे हैं, तो 4 यूनिट सेल अगर कवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट सेल के बारे में कितना कवर हो रहा होगा, 1/4। सिंपल सी बात है, 4 लोग अगर एक को कवर कर रहे हैं तो एक यूनिट से बेटा 1/4 ही इसको कवर कर पा रहा है, तभी 4 लोग का नहीं पड़ रहा है, तो 1/4 करेक्ट आंसर बेटा सेकंड, 1/4 आएगा इसमें। ठीक, बहुत सिंपल सा, ये 3D विजुलाइजेशन करना है, सॉलिड स्टेट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/4 इसका बेटा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ये पूछ रहा है। ठीक है, बी एंड सी आर फाउंड टू बी रिप्रेजेंट, चलो करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, सिंपल सा कर लेते हैं। ये क्या लिखा है देखो, Cr2, मैं पूरा बैलेंस ना करके इसको जल्दी से करता हूँ, Cr2 - 2 प्लस SO3 2 माइनस से यहाँ जो बन रहा है बेटा Cr3 प्लस बन रहा है, बोलो ये बोल रहा है 2 टाइम्स Cr3 प्लस बन रहा है, ए यहाँ पे बोल रहा है इनविज, ये ए बोल दिया इसने, यहाँ पे ए है। ठीक है, और इसका बोला है बी। ठीक है, कोई बात नहीं, और BSO4 क्या बन रहा है बोलो 2 माइनस। चलो चेक करते हैं बैलेंस, हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे Cr बोलो कितना बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, ये +6 है, ये बोलो कितना यहाँ पे +3 है, तो +6 से +3 जो चेंज कितने का आएगा, 3 का आएगा नहीं, लेकिन 2 लोग हैं, 2 है ना, तो 2 में कितना चेंज आया बेटा, टोटल चेंज आया 6 का। यहाँ पर जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो कितने का हो रहा है, 6 का डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ दो, ये कितना सल्फर कितने में है, +4 में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सल्फर कितने में है, +6 में है। ठीक है, इसको +4 नीचे रख दो, ये बेटा +4 में है, ये +6 में है, तो +4 से +6 बोलो चेंज कितने का आया, 2 का आया। अब चेंज हमें क्या है, इक्वल करना होता है, जो डिक्रीज होगा चेंज वही इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज कितना है 6 का, तो इंक्रीज भी कितने का होगा 6 का, तो 2 यहाँ पे हो रहा है, यानी कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, मतलब ये बेटा 3, ये 3 मल्टीप्लाई इसकी स्टोइकियोमेट्री 3 हो गई बी, और ये भी 3। ठीक है, तो बी यहाँ पे 3 आ गया बेटा डायरेक्टली, बी 3 आ चुका है। अब इससे बैलेंस होगा, और ए आई थिंक 1 हो जाए, बिकॉज यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो ए 1 हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे सिंपल देख सकते हो आप, ए 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से हम बैलेंस कर रहे हैं, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो मेथड लगा रहे हैं। तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, A1 B3, तो हमें क्या बताना है, ए बी सी का ऑर्डर बताना है, तो A1 3 1 3 कहाँ है, 1 3 1 3 1 3 1 3, लास्ट है डी। आप मतलब सी के लिए चाहे करो चाहे ना करो, कर भी सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज बैलेंस करके हो जाएगा। चार्ज बैलेंसिंग करना, SV मीडियम का है तो H+ लगाना, 8H+ इधर आएंगे। ठीक है, कर लेते जाए। देखो टोटल चार्ज बैलेंसिंग करें तो कितना चार्ज, देखो इधर कितना चार्ज है, इधर आएगा -2 और प्लस, ये कितना है 2 जा -6, -2 -6 -8, उधर चार्ज देखो तो उधर बेटा चार्ज आएगा +6 और ये -6 0, तो -8 को 0 करना है, बोलो क्या करेंगे बेटा 8H+ लगा देंगे, 8H+ से क्या होगा, ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो H+ कितने आएंगे 8, तो 138 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, ये रॉक्स की बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी के फिर ये मेटलर्जी क्वेश्चन से डायरेक्टली लाइंस हैं, थोड़ा सा इसको अगर आपको लाइन बाय लाइन आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा दिमाग में नहीं है, तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि डाटाबेस है। ठीक है, इसने बोला था रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट जो नहीं हो रही है किस रेंज पे, 900 से 1500 केल्विन तक। ठीक है, ये बेटा ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शंस है। ठीक है, साफ साफ मैंने यहाँ पे देखो आपको एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे दी हैं। 500 से 800 में जो लोअर टेम्परेचर रिएक्शन होती हैं वो Fe2O3 का CO से रिएक्शन, Fe3O4 का CO से रिएक्शन,
Fe2O3 का CO से रिएक्शन है, ठीक है। तो जो लास्ट ऑप्शन बेटा डी इसका पार्ट दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, Fe2O3 प्लस CO गिव्स 2FeO प्लस CO2, तो Fe2O3 प्लस CO, ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपको ये बैलेंस्ड है। Fe2O3 प्लस CO गिव्स 2Fe3O4, ये FeO वाली बात कर रहा है, FeO यानी लास्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। ये जो रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में दी है, ये Fe2O3 प्लस CO गिव्स क्या, FeO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन हो रही है 800 से 500, मतलब 500 से 800 केल्विन के रेंज पे, लोअर टेम्परेचर पे, जबकि इसने बोला है मोर देन 9 to 500 के 1500 के बीच में, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर वाली बात की गई। बाकी देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है 900 से 1500 केल्विन में C प्लस O2 CO वाली हो रही है, FeO प्लस CO Fe प्लस CO2 वाली हो रही है। तो जो ये रिएक्शन है ये मतलब हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये नहीं हो रही, ठीक है। ये तो आपको पता है स्लैग बन रहा है यहाँ पर CaSiO3 का, ठीक है, CO प्लस SiO2, ये बेसिक इम्प्योरिटी हटा रहे हैं इस फ्लक्स के द्वारा, तो CaSiO3 बन रहा है। सब रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, आप अगर पढ़ते हो ध्यान से, थोड़ा डाटाबेस है तो आपको दिमाग में रखना होगा, इसमें सभी रिएक्शन हो रही हैं, ये नहीं हो रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, हमें आंसर करना है नॉट वाला ना, तो हम फिर ये करेक्ट करेंगे लास्ट वाला रिएक्शन इस रेंज पे नहीं हो रहा है, वो लोअर रेंज पे हो रहा है, ठीक है। तो ये बस डायरेक्टली क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें आप परेशान हो सकते थे अगर आपको ये दिमाग में चीज़ें नहीं है तब। चलिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हमें फिर बताना बेटा इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट मैंने बोला ना आपको, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस मतलब एलिमिनेशन देखने हैं, कौन कौन से गलत नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो कौन सा बेटा इनकरेक्ट होगा वो बताना है। देखिए, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पूरे इस पैराग्राफ से डायरेक्ट इसने लाइन बाय लाइन ऑप्शन बना दिए हैं, इसलिए बोलते हैं इनऑर्गेनिक में बेटा कैसे भी एनसीईआरटी एक लाइन नहीं मिस करना है, पूरे लाइंस आपको मैंने इसलिए जानबूझ के बाजू में दिया है, आप देखो वो लाइंस डायरेक्टली ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ लाइन, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक, ठीक है, पहला तो बेटे करेक्ट है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट है, फिर देख लेंगे क्या आंसर होगा। फिर बी बोल रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O7, बिल्कुल ये सही बात लिखी है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर पे ही करेस्पॉन्डिंग है, ये लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो। उसके आगे वाला जो लाइन है इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स, आपको अगर विजिबल नहीं है तो आप ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडाइंस ऑफ मेटल्स डी ब्लॉक में एनसीईआरटी खोलेंगे, मिल जाएगा आपको। ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड टू H2O3 to Mn2O7, ठीक है, Mn2O7 Sc2O3, बिल्कुल बेटा बी भी करेक्ट है। सी क्या बोल रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5, ये बेटा इसने गलत लिख दिया, पता है ये गलत हो गया, क्यों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि V2 मैंने वेनेडियम ऑक्साइड के बारे में बात लिखी है, इन वेनेडियम देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O5 टू लेस बेसिक V2O4 एंड टू एम्फोटेरिक V2O5, ठीक है। तो बेटा V2O3 से लेस बेसिक कौन है, V2O4, तो V2O3 से V2O4 तक जा रहे हैं, बेसिटी कम हो रही है, ठीक है, बेसिटी कम हो रही है, ये बोल रहा है ना इसने, क्या बोला इसने, ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक, ये क्या हो रहा है बेटा, V2O5 लेस बेसिक है, ठीक है, बेसिटी कम हो रही है, ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर लास्ट मतलब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड टू गिव VO4 3- सॉल्ट, गलत लिखा है बेटा, देखो ये क्यों गलत लिखा है, देखो यहाँ पे आप लाइन दिखा दो मैं, ये लिखा है नेक्स्ट लाइन, कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, अगला लाइन देखो, V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड टू गिव VO2+ सॉल्ट, VO2+ सॉल्ट दे रहा है बेटा, VO2+ सॉल्ट दे रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, VO4 3- सॉल्ट, नहीं VO2+ सॉल्ट देता है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत लिखा हुआ है। लास्ट है CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये सही लाइन लिखी बेटा, कैसे सही लिखी, सबसे लास्ट लाइन देखिए यहाँ पर आपके लिए, द वेल कैरेक्टराइज्ड CRO इज बेसिक बट Cr2O5 इज एम्फोटेरिक, ठीक है। तो जिसने ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ लिया होगा ना, उसका तो ये सेकेंड्स में तुरंत आंसर होने वाला है। अब चेक कर लो बेटा कौन सा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन कौन से बोलो, C और D इनकरेक्ट हैं, C और D, C एंड D ओनली, ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, C एंड D ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट लिखा हुआ है, एक ही पैराग्राफ में उसने प्रॉपर सभी बनाए हुए हैं, ये उसने देखो कितनी बार किया है, मैग्नीशियम कैल्शियम वाले में भी किया है, ठीक है, यही है, बस एनसीईआरटी की लाइन में रख देना, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इक्विलिब्रियम से बेटा क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन। चलो एक रिएक्शन दिए बेटा, इसको लिखते हैं पहले, A+B से C+D एक रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और इनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे इनके कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, क्या क्या बोलो दिए हैं, 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दिया डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन। अच्छा डेल्टा जी नॉट बताना है, चलो बेटा डेल्टा जी नॉट कैसे निकालेंगे, पहले इसका के निकाल लेते हैं क्योंकि मेरे को दिया है कॉन्सेंट्रेशन। के क्या हो जाए बेटा, 10 इंटू बोलो क्या 6/2 इंटू 3, ये आ गया बोलो कितना 10। के आ चुका है 10, के अगर 10 आ गया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं। बोलो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln के होता है। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो होता है तो क्या होता है बोलो, डेल्टा जी विल बी, ये बेटा जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा जी विल बी बोलो क्या हो जाएगा, माइनस RT ln के, ठीक है। चलो आगे करते हैं, -2, मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ, -2.303 RT लॉग, आपको पता है ln को लॉग में कन्वर्ट करना है, 2.303 मल्टीप्लाई कर दो, लॉग के हो जाएगा। बेटा देखो के कितना दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 10, तो लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, तो -2.303 R की वैल्यू उसने 2 कैलोरी में दिया है, 300 हमारा क्या है बोलो टेम्परेचर है, ठीक है। और log 10 कितना हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 600 इंटू 2.303 आ रहा है, 600 इधर है और -2.303, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ माइनस लगा दो, बाहर ही माइनस लगा दो। चलो अब देखो यार कितना आएगा, ये 600 दूना है तो 1200 से प्लस में माइनस का आंसर आएगा, बट 1200 प्लस कुछ, ठीक है। अब देखो माइनस में आंसर 13 पॉइंट कैलोरी, नहीं, ये भी प्लस में दिया तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अरे डायरेक्ट आंसर है बेटा इतना आएगा, चेक कर लो, माइनस में आ रहा है 1381, इसको आप करोगे ना इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। आपने ऑप्शन देखा ब्लेंड किया, ये भी नहीं करना आपको लास्ट में, देखो ना 600 डबल है तो 1200 से समथिंग 2.5 गुना के आसपास है तो आएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली लगाना सिंपल डेल्टा जी के फॉर्मूले में, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या है भाई, ये क्यूमिक स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन, बिल्कुल इसको देखना है, सॉलिड सोल्यूशन पे रहता है, दैट्स इट। ये थे हमारे नीट 2023 के क्वेश्चंस, बहुत ही इजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त। और इसमें देखो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है, इससे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतने रखते हैं। सबको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैव अ गुड डे।